अध्याय 4 वनस्पति जगत। जब जादूगर ने अपनी तलवार से नमी पोंछकर उसे अलग कर दिया और टुकड़ों को पुनः चमड़े के बक्से में रख दिया, तब तारे वाले व्यक्ति ने अपने कुछ लोगों को आदेश दिया कि वे जादूगर के दोनों हिस्सों को सार्वजनिक उद्यान में ले जाएं। जिम ने जब सुना कि वे बगीचे में जा रहे हैं, तो उसने कान खड़े कर लिए और पार्टी में शामिल होना चाहा, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए। इसलिए ज़ेब ने गाड़ी की छत नीचे कर दी और जादूगर को उनके साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। सीट छोटे आदमी और 2 बच्चों के लिए पर्याप्त चौड़ी थी, और जब जिम हॉल से बाहर जाने लगा तो बिल्ली का बच्चा उसकी पीठ पर कूद गया और वहां काफी संतुष्ट होकर बैठ गया। इस प्रकार जुलूस सड़कों पर आगे बढ़ा। सबसे पहले जादूगर के धोने वाले, उसके बाद राजकुमार, फिर जिम जो बगी खींच रहा था और उसके अंदर अजनबी लोग थे, और अंत में सब्जी वालों की भीड़ थी जिनके पास दिल नहीं था और जो न तो मुस्कुरा सकते थे और न ही भौहें सिकोड़ सकते थे। कांच के शहर में कई खूबसूरत सड़कें थीं, क्योंकि वहां बहुत से लोग रहते थे, लेकिन जब जुलूस इनसे गुजरा तो वह एक विस्तृत मैदान पर पहुंचा जो बगीचों से ढका हुआ था और जिसमें से कई सुंदर झरने बह रहे थे। इन बगीचों से होकर रास्ते बने हुए थे और कुछ झरनों पर सजावटी कांच के पुल बने हुए थे। डोरोथी और ज़ेब अब बगी से बाहर निकले और राजकुमार के साथ साथ चलने लगे, ताकि वे फूलों और पौधों को बेहतर ढंग से देख सकें और उनकी जांच कर सकें। इन सुंदर पुलों का निर्माण किसने किया? छोटी लड़की ने पूछा। इन्हें किसी ने नहीं बनाया, तारे वाले आदमी ने जवाब दिया। ये उगते हैं। ये तो अजीब बात है, उसने कहा। क्या आपके शहर में भी कांच के घर बन गए हैं? बेशक, उसने जवाब दिया, लेकिन उन्हें इतना बड़ा और सुंदर होने में कई साल लग गए। यही कारण है कि जब पत्थरों की बारिश हमारे टावरों को तोड़ने और हमारी छतों को तोड़ने के लिए आती है तो हम इतने क्रोधित हो जाते हैं। क्या आप इन्हें ठीक नहीं कर सकते? उसने पूछा। नहीं, लेकिन समय के साथ वे फिर से एक साथ बढ़ेंगे और हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे ऐसा नहीं करते। वे पहले फूलों के कई खूबसूरत बगीचों से गुजरे जो शहर के सबसे नज़दीक उगते थे, लेकिन डोरोथी मुश्किल से बता पाती थी कि वे किस तरह के फूल थे, क्योंकि 6 सूरज की बदलती रोशनी में उनके रंग लगातार बदल रहे थे। एक फूल एक पल गुलाबी होता, दूसरे पल सफ़ेद, फिर नीला या पीला, और जब वे पौधों के पास पहुंचे तो भी यही स्थिति थी, जिनकी पत्तियां चौड़ी थीं और जो ज़मीन के करीब उगते थे। जब वे घास के एक मैदान के ऊपर से गुजरे तो जिम ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और कुतरना शुरू कर दिया। यह एक अच्छा देश है, वह बड़बड़ाया, जहां एक सम्मानित घोड़े को गुलाबी घास खानी पड़ती है। ये बैंगनी रंग का है, जादूगर ने कहा, जो बगी में था। अब यह नीला हो गया है, घोड़े ने शिकायत की। वास्तव में, मैं इंद्रधनुषी घास खा रहा हूँ। इसका स्वाद कैसा है? जादूगर ने पूछा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, जिम ने कहा। अगर वे मुझे इसकी भरपूर मात्रा दे तो मैं इसके रंग के बारे में शिकायत नहीं करूंगा। इस समय तक पार्टी एक नए जोते गए खेत में पहुंच चुकी थी, और राजकुमार ने डोरोथी से कहा, ये हमारी रोपण भूमि है। कई मंगबू लोग कांच की कुदाल लेकर आगे आए और जमीन में एक गड्ढा खोदा। फिर उन्होंने जादूगर के दोनों हिस्सों को उसमें डाल दिया और उसे ढक दिया। उसके बाद दूसरे लोग एक नाले से पानी लाकर धरती पर छिड़कने लगे। वो बहुत जल्द ही अंकुरित हो जाएगा, राजकुमार ने कहा, और एक बड़ी झाड़ी के रूप में विकसित होगा, जिसमें से हम समय के साथ कई बहुत अच्छे जादूगर चुन सकेंगे। क्या तुम्हारे सभी लोग झाड़ियों पर उगते हैं? लड़के ने पूछा। निश्चित रूप से, उत्तर मिला। क्या सभी लोग झाड़ियों पर नहीं उगते हैं जहां से आप आए हैं, पृथ्वी के बाहर? मैंने तो कभी नहीं सुना। कितना अजीब है। लेकिन अगर आप मेरे साथ हमारे किसी लोक उद्यान में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम मंगबूस की भूमि में किस तरह से पौधे उगाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अजीब लोग, जबकि वे हवा में आसानी से चलने में सक्षम थे, आमतौर पर जमीन पर सामान्य तरीके से चलते थे। उनके घरों में सीढ़ियां नहीं थीं, क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समतल सतह पर वे आमतौर पर वैसे ही चलते थे जैसे हम चलते हैं। अजनबियों का छोटा सा समूह अब राजकुमार का पीछा करते हुए कांच के पुलों को पार करके कई रास्तों से होते हुए एक बगीचे में पहुंचा, जो एक ऊंची बाड़ से घिरा हुआ था।
जिम ने घास के मैदान को छोड़ने से इनकार कर दिया था, जहां वह व्यस्तता से खाना खा रहा था। इसलिए जादूगर बगी से उतर गया और ज़ेब और डोरोथी के साथ हो लिया, और बिल्ली का बच्चा विनम्रतापूर्वक उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बाड़ के अंदर उन्हें बड़े और सुंदर पौधों की कतारें दिखीं, जिनकी चौड़ी पत्तियां इतनी सुंदर ढंग से मुड़ी हुई थीं कि उनकी नोकें जमीन तक पहुंच रही थीं। प्रत्येक पौधे के बीच में एक सुंदर कपड़े पहने हुए मैंगबू उगाया था, क्योंकि इन सभी प्राणियों के कपड़े उन पर उगे हुए थे और उनके शरीर से चिपके हुए थे। बढ़ते हुए मैंगबूस हर आकार के थे, एक फूल से लेकर जो अभी अभी एक छोटे बच्चे में बदल गया था, एक पूर्ण विकसित और लगभग पके हुए आदमी या औरत तक। कुछ झाड़ियों पर एक कली, एक फूल, एक बच्चा, एक आधा विकसित व्यक्ति और एक पका हुआ व्यक्ति देखा जा सकता था, लेकिन जो तोड़ने के लिए तैयार थे वे भी गतिहीन और चुप थे, मानो उनमें जीवन ही न हो। इस दृश्य ने डोरोथी को समझाया कि उसने मैंगबूस के बीच कोई बच्चा क्यों नहीं देखा था, एक ऐसी बात जिसका वह अब तक हिसाब नहीं लगा पाई थी। हमारे लोग तब तक अपना असली जीवन प्राप्त नहीं करते जब तक वे अपनी झाड़ियों को नहीं छोड़ देते, राजकुमार ने कहा। आप देखेंगे कि वे सभी अपने पैरों के तलवों से पौधों से जुड़े हुए हैं, और जब वे पूरी तरह से पक जाते हैं तो उन्हें आसानी से तनों से अलग किया जा सकता है और तुरंत ही गति और भाषण की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब वे बड़े होते हैं तो उन्हें वास्तव में जीवित नहीं कहा जा सकता है, और उन्हें अच्छे नागरिक बनने से पहले ही काटा जाना चाहिए। डोरोथी ने पूछा, चुने जाने के बाद आप कितने समय तक जीवित रहते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद का कितना ख्याल रखते हैं, उन्होंने जवाब दिया। अगर हम ठंडे और नम रहते हैं और कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो हम अक्सर 5 साल तक जीवित रहते हैं। मुझे 6 साल से अधिक समय तक चुना गया है, लेकिन हमारा परिवार विशेष रूप से लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है। क्या तुम खाते हो? लड़के ने पूछा। खाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने शरीर के अंदर से काफी ठोस हैं, और हमें खाने की कोई जरूरत नहीं है, आलू की तरह ही नहीं। लेकिन आलू कभी कभी अंकुरित हो जाते हैं, ज़ेब ने कहा। और कभी कभी हम ऐसा करते हैं, राजकुमार ने उत्तर दिया, लेकिन इसे एक बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है, क्योंकि तब हमें तुरंत ही वहां से निकाल दिया जाना चाहिए। तुम कहाँ पले बड़े? जादूगर ने पूछा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जवाब मिला। कृपया इस तरफ आओ। वो उन्हें एक अन्य लेकिन छोटे से घेरे के भीतर ले गया, जहां एक बड़ी और सुंदर झाड़ी उग रही थी। ये, उन्होंने कहा, मैंगबूस की शाही झाड़ी है। हमारे सभी राजकुमार और शासक अनादिकाल से इसी एक झाड़ी पर पले बड़े हैं। वे उसके सामने मौन प्रशंसा में खड़े थे। बीच की डंडी पर एक लड़की की आकृति इतनी सुंदर रूप से बनी हुई और रंग बिरंगी थी, और उसकी नाजुक विशेषताओं की अभिव्यक्ति इतनी प्यारी थी कि डोरोथी को लगा कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतना प्यारा और मनमोहक प्राणी नहीं देखा। युवती का गाउन साटन की तरह मुलायम था और उसके चारों ओर पर्याप्त तहों में फैला हुआ था, जबकि सुंदर लेस जैसी ट्रेसरी चोली और आस्तीन को सजा रही थी। उसका शरीर पॉलिश किए हुए हाथी दांत की तरह महीन और चिकना था, और उसकी मुद्रा गरिमा और शालीनता दोनों को व्यक्त करती थी। ये कौन है? जादूगर ने उत्सुकता से पूछा। राजकुमार झाड़ी पर बैठी लड़की को ध्यान से देख रहा था। अब उसने ठंडे स्वर में थोड़ी बेचैनी के साथ उत्तर दिया। वह शासक मेरी उत्तराधिकारी बनने के लिए नियत है, क्योंकि वह एक शाही राजकुमारी है। जब वो पूरी तरह परिपक्व हो जाएगी तो मुझे मंगबूस की संप्रभुता उसे सौंप देनी चाहिए। क्या वह अब परिपक्व नहीं हुई है? डोरोथी ने पूछा। वह झिझका। बिल्कुल नहीं, उसने अंत में कहा। उसे चुने जाने में कई दिन लगेंगे, या कम से कम मेरा तो यही मानना है। मुझे अपने पद से इस्तीफा देने और पदच्युत होने की कोई जल्दी नहीं है, आप निश्चिंत रहें। शायद नहीं, जादूगर ने सिर हिलाते हुए कहा। ये हमारे वनस्पति जीवन के बारे में सबसे अप्रिय चीजों में से एक है। राजकुमार ने एक आह के साथ कहा कि जब हम अपने पूरे यौवन में होते हैं तो हमें दूसरे को रास्ता देना पड़ता है, और अंकुरित होने, बढ़ने और अन्य लोगों को जन्म देने के लिए जमीन में दब जाना पड़ता है। मुझे यकीन है कि राजकुमारी चुने जाने के लिए तैयार है, डोरोथी ने झाड़ी पर बैठी खूबसूरत लड़की को ध्यान से देखते हुए कहा।
वह जितनी हो सकती है उतनी परिपूर्ण है। कोई बात नहीं, राजकुमार ने जल्दी से उत्तर दिया, वो कुछ दिनों तक ठीक रहेगी, और मेरे लिए तब तक शासन करना सबसे अच्छा है जब तक मैं तुम अजनबियों से निपट नहीं लेता, जो बिना बुलाए हमारे देश में आ गए हैं और जिन पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। तुम हमारे साथ क्या करने जा रहे हो? ज़ेब ने पूछा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैंने अभी तक पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया है, उत्तर मिला। मुझे लगता है कि मैं इस जादूगर को तब तक रखूंगा जब तक कि कोई नया जादूगर चुनने के लिए तैयार न हो जाए, क्योंकि वह काफी कुशल लगता है और हमारे काम आ सकता है। लेकिन आप में से बाकी लोगों को किसी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए, और आपको लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में घोड़े, बिल्लियां और मांस खाने वाले लोग बढ़ें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोरोथी ने कहा। मुझे यकीन है कि हम जमीन के नीचे नहीं उगेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों को क्यों नष्ट किया जाए? छोटे जादूगर ने पूछा। उन्हें जीवित क्यों नहीं रहने दिया जाए? वे यहाँ के नहीं हैं, राजकुमार ने जवाब दिया। उन्हें धरती के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। डोरोथी ने कहा, हमने यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, हम गिर गए। यह कोई बहाना नहीं है, राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा। बच्चे हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे और जादूगर ने आह भरी। यूरेका ने अपना पंजा उसके चेहरे पर रगड़ा और अपनी नर्म, गुनगुनाती आवाज में कहा, उसे मुझे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यदि मुझे जल्दी ही कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा, और इस प्रकार उसे परेशानी से बचाया जा सकेगा। यदि उसने तुम्हें लगाया है, तो वह कुछ बिल्ली पूंछ भी उगा सकता है, जादूगर ने सुझाव दिया। ओह, यूरेका, शायद हम तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ दूध या घास ढूंढ सकें, लड़के ने कहा। फू, बिल्ली का बच्चा गुर्राया, मैं इन गंदी चीजों को नहीं छूऊंगा। तुम्हें दूध की जरूरत नहीं है, यूरेका, डोरोथी ने टिप्पणी की, तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि कोई भी भोजन खा सकती हो। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकूं, यूरेका ने कहा। मुझे भी भूख लगी है, ज़ेब ने कहा। लेकिन मैंने देखा कि एक बगीचे में कुछ स्ट्रॉबेरी उग रही हैं, और दूसरी जगह कुछ खरबूजे। ये लोग ऐसी चीज़ें नहीं खाते, इसलिए शायद वापस आते समय वे हमें ये चीज़ें लेने दें। अपनी भूख की परवाह मत करो, राजकुमार ने बीच में टोकते हुए कहा। मैं कुछ ही मिनटों में तुम्हें नष्ट करने का आदेश दे दूंगा, ताकि तुम्हें हमारे सुंदर खरबूजे की बेलों और बेरी की झाड़ियों को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत न पड़े। कृपया मेरे पीछे आओ, ताकि तुम अपनी मौत का सामना कर सको।